हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर और आज क्लास 11th के लिए हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले। कहता है जो फ्रिक्शन है ये एक अपोजिंग फोर्स होती है जो तभी लगती है, तभी डेवलप्ड होती है जब when one body actually moves or even tries to move on the surface of other body। तो कहता है अगर सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है, जब वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करता है एक्चुअली और इवन ट्राइज टू मूव, उस टाइम पर जो अपोजिंग फोर्स लगती है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होती है जो दो बॉडीज के बीच में तभी लगती है कब या तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर एक्चुअली मूव करता है और इवन ट्राइज टू डू सो। फॉर एग्जांपल कहता है ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। द बॉल स्टॉप्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने देखा होगा अगर हम एक बॉल लें और उस बॉल को अगर हम ग्राउंड में थ्रो करते हैं तो कुछ देर के बाद वो बॉल रुक जाता है, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो उसका ये कहना है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे किसने एक्सटर्नल फोर्स लगाया? देखिए, जब बॉल ग्राउंड के ऊपर रोल करेगा, ठीक है, जब वो ग्राउंड के ऊपर रोल करेगा तो जो ग्राउंड है एक इनविजिबल फोर्स उसके ऊपर लगाएगा और उसके मोशन को अपोज करेगा। नाउ दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। तो वो जो ग्राउंड उस बॉल के ऊपर जो अपोजिंग फोर्स लगाएगा, नाउ दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो कहता है a ball rolling on the ground stops after some time, the ball stops due to force of friction। For example, अगर हम दोनों अपने हाथों को रब करें तो थोड़ी देर के बाद हम ये महसूस करेंगे कि भाई थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ठीक है ना, क्यों? बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि अगर हम अपने हाथ को अपने नेक्ड आई से देखते हैं हमें लगता है कि हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम अपने हैंड को या किसी भी सरफेस को किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी इरेगुलरिटीज मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशंस एंड प्रोजेक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या काज है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के, ओरिजिन और काज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, तो ओरिजिन और काज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? तो इसके दो व्यूज हैं, एक है ओल्ड व्यू, एक है मॉडर्न व्यू। ठीक है, तो देखते हैं ओल्ड व्यू क्या कहता है और मॉडर्न व्यू क्या कहता है। ठीक है, तो जो ओल्ड व्यू है उसका यह मानना है कि जो फ्रिक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? वो रफनेस की वजह से होती है। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू रफनेस ऑफ द सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो कहता है जब भी दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन लगती है वो सरफेस के ऊपर, सरफेस जो आपके पास जो बॉडी होगा उस बॉडी के ऊपर जो रफनेस होगी वो होता है काज उस फ्रिक्शन का। ठीक है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, पुराना व्यू ओल्ड व्यू ये मानता है कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू रफनेस ऑफ द सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो कहता है ओल्ड व्यू कहता है कि जो फ्रिक्शन, जो अपोजिंग फोर्स लगती है वो किसकी वजह से लगती है? रफनेस की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहता है सरफेस दैट अपीयर्स वेरी स्मूथ टू द नेक्ड आई। कहता है कि अगर हमारे पास एक सरफेस है, जब हम उस सरफेस को अपनी खुली आंखों से अपनी नेक्ड आई से देखते हैं तो हमें लगता है वो बहुत स्मूथ है, बट जब हम इज फाउंड टू हैव इरेगुलरिटीज, लेकिन जब आप उस सरफेस को किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको उसमें प्रोजेक्शंस और मिलेंगे डिप्रेशंस। ठीक है, तो अगर आप यहां देखें तो ये जो टीला जैसा आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ दिख रहा है, नाउ दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस। और ये अगर आपको दिख रहा है तो ये आपके पास हो गया प्रोजेक्शन, तो ये हो गया आपके पास प्रोजेक्शंस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई डिप्रेशन। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ है, नाउ दीज आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस नाउ एंड दीज आर कॉल्ड डिप्रेशंस। तो जब भी आप किसी सरफेस को किसी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जो सरफेस है जो कि नेक्ड आई से काफी स्मूथ दिख रहा था, लेकिन जब आप उसे पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस दिखेंगे।
तो कहता है when two bodies are in contact with each other, कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, जब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है, द irregularities in the surface of one body get interlocked in the irregularities of the other body। अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये मेरे पास A बॉडी है और ये मेरे पास B बॉडी है, ठीक है ना। तो हमने A बॉडी को B बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, तो A बॉडी के अंदर जो irregularities हैं वो बी बॉडी के इररेगुलरिटीज के अंदर क्या हो जाती हैं, इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, मानते हैं ये मेरा हाथ है, तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास हो गया प्रोजेक्शंस, और ये जो नीचे दिख रहा है नाउ दीज आर कॉल्ड डिप्रेशंस। फॉर एग्जांपल जब हम इन दोनों सरफेसेस को इस प्रकार से रखेंगे तो इस बॉडी के जो इररेगुलरिटीज होंगी वो इस बॉडीज के इररेगुलरिटीज में क्या हो जाएंगी, इंटरलॉक्ड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है टू मूव वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अदर बॉडी, तो कहता है कि अगर हम ए बॉडी को बी बॉडी के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो दीज इंटरलॉकिंग्स हैव टू बी ब्रोकन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बॉडी के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, और उतना फोर्स लगाना पड़ेगा कितना, तब तक आप फोर्स लगाते जाएंगे जब तक ना ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड। तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये जो इररेगुलरिटीज है ये क्या हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग जो है ये ब्रेक हो जाएंगी जब आप फोर्स लगाएंगे। तो दीज इंटरलॉकिंग हैव टू बी ब्रोकन, hence some force has to be applied। तो इस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके बाद दिस अप्लाइड फोर्स इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो यहां पर हमने कितना फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद ये जो इररेगुलरिटीज थी ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो जितना भी आपके पास फोर्स लगेगा नाउ दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में इसका एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक है, तो आप इसे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये था ओल्ड व्यू। तो ओल्ड व्यू का मानना है कि जो फ्रिक्शन अराइज होती है वो किसकी वजह से होती है, बॉडी के अंदर जो रफनेस होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो मॉडर्न व्यू का ये मानना है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मानना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस होता है। लेकिन मॉडर्न व्यू जो मानता है वो ये कहता है कि भाई जो दो बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन अराइज होता है, जो अपोजिंग फोर्स लगता है वो किसकी वजह से लगता है, वो लगता है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, ठीक है, बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। लेकिन कहां पर, जहां पर दो बॉडीज एक्चुअली कांटेक्ट में हो। फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरे पास एक बॉडी A है और ये मेरे पास बॉडी B है, ठीक है ना। तो ये इसका एरिया ऑफ अपरेंट कांटेक्ट, तो ये हो गया यहां पे एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, ठीक है। तो कहता है ऑन अकाउंट ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस, कहता है कि अगर हम ओल्ड व्यू के हिसाब से देखें अकॉर्डिंग टू द रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से अगर देखें तो द एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट इज मच स्मॉलर। तो यहां पर जो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है ये बहुत कम है, much smaller than the area of apparent contact। उसके बाद अगर हम देखें कहता है therefore the pressure at the points of actual contact। देखिए जब हम फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से अपने हाथ का यूज करूंगा तो पहले बॉडीज ऐसे थी, बिल्कुल इंटरलॉक्ड थी। तो अब मानते हैं कि ये जो प्रोजेक्शंस है ये इस बॉडी के प्रोजेक्शंस के ऊपर इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो कहता है therefore the pressure at the points of actual contact becomes very large। तो due to this the molecules of the two surfaces, तो यहां पर जो इन दोनों बॉडीज के मॉलिक्यूल्स होंगे इन दोनों सरफेसेस के कहां पर, पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, यहां पर हमारे पास जो एक्चुअल कांटेक्ट होगा तो यहां पर जो इन दो बॉडीज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरलॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कहता है एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट कम वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड एक्सट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स ऑन वन अनदर। इसका मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, तो इस एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। उसकी वजह से इन दोनों बॉडीज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कहां पर, एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के बहुत नजदीक हो जाएं, अब बहुत क्लोज आएंगे और यहां पर लगेगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो दीज फोर्सेस ऑलमोस्ट वेल्ड द सरफेस। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट दोनों सरफेसेस को क्या कर देंगे, वेल्ड कर देंगे ड्यू टू द वेरी लार्ज प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एंड प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, और उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर रिलेटिव मोशन को क्या करेंगे, ये
रोकेंगे। उसके बाद दिस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसे उसके बाद तो यहां पर हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, कितनी अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये ए बॉडी जो है बी बॉडी के ऊपर क्या करे, स्लाइड की करे। तो आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं यहां पे, वो होगा आपका फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप फोर्स लगाते जाएंगे। तो यहां पर जो ये ऑलमोस्ट ये दो सरफेसेस जो है कहां पर एक्चुअल कांटेक्ट पर ऑलमोस्ट वेल्ड हो गई हैं। तो यहां पर हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, उतनी अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, तब तक लगाते जाएंगे जब तक ना ये स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगा। थैंक यू।